कुछ कहते हैं ये 2500 साल पुराना है। ये 450 साल शाहजहाँ को हो गए। शाहजहाँ का जो ज़माना था उस वक्त हमने अमर सिंह राठौर शाहजहाँ की आर्मी में सोल्जर थे। कुंवर सिंह की कहानी लेके हम बाहर निकले थे अपने राजा को फेमस करने के लिए, क्योंकि अमर सिंह जो था वो नागौर से था और हम भी सारे नागौर से बिलोंग करते हैं। तो हमारे राजा को फेमस करने के लिए हम वहाँ से अपनी कहानी लेके निकले। कैसे देखिए, मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हूँ। ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, ख़ानदानी जिसे पेशा कहते हैं। तो हमारे बाबा दादा परदादा सारे के सारे कठपुतली का खेल ही करते। मैं भी कठपुतली वालों का बच्चा हूँ, तो मैंने भी कठपुतली करना पहले सीखा है और आज भी कठपुतली कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी कठपुतली कर रहे हैं मेरे साथ में, और मेरे पोते पोतियाँ भी साथ में काम कर रही हैं। कुछ तो कहते 450 साल पुराना है, कुछ कहते हैं 2500 साल पुराना है। जो वीर विक्रमादित्य का जमाना जो था ना, वीर विक्रमादित्य के सिंहासन पे 52 स्टैचू हुआ करते। जब भी विक्रमादित्य को कोई परेशानी होती थी किसी चीज़ की, कुछ गलत हो रहा है या मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अपने सिंहासन पे बैठते थे और वो जो 52 स्टैचू होते थे वो मूव करने लगते थे और बोलने लगते थे। विक्रमादित्य को रास्ता बताते थे कि इस वक्त तुम्हें ये रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि आपकी जीत हो सो। तो ये यहाँ से शुरू हुआ था हमारा कठपुतली का खेल, ताकि हम अपने राजा को थोड़ा सा और ऊपर कर सके। लेकिन इसका अभी तक कहीं वर्णन नहीं है, किसी ना किताब में है ना कोई ग्रंथ में है कि भी कहाँ से शुरू हुआ है। कहीं भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि आप तो पढ़े लिखे, आपको मालूम हो शायद कहीं पे पॉइंट मिला है। लेकिन ये तो मालूम है इतना, महाभारत में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है, कहीं ना कहीं कठपुतली का नाम जरूर आ जाता है कि भी ये कठपुतली की तरह नाच रही है, ये तो कठपुतली की तरह बातें करता है, और ये अपने पति को अपनी उंगली पे नचाती है कठपुतली की तरह। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं शब्द ये आते हैं किसी भी चीज़। लेकिन फाइनली अभी तक पता नहीं कि कठपुतली कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से नहीं, अभी तक तो नहीं चला। बाकी पता नहीं कब पता चलेगा इसका कि कहाँ से आया है। ये हमारे राजस्थानी पॉकेट्स है। ये हमारे ख़ानदान से पीढ़ियों से चलता है। राजस्थान में जयपुर के रहने वाले हैं और हम खुद बैठ के बनाते हैं। ये पहले इसका फेस बनाना पड़ता है। ये मैंगो वुड होती है, लकड़ होती है। लकड़ लेके आते पहले हम, उसके बाद में हमारे औजार होते हैं, इस औजार से इनको बनाते इसका बना के उसके बाद में इसको थोड़ा धूप में रखना पड़ता है सूखने के लिए। लकड़ी जैसे सूखती है, जो थोड़ी सूखेगी उसके बाद में रेखमाल की घिसाई होती है। इस पर रेखमाल की घिसाई होने के बाद में इस पर पेंट चालू होता है। पेंट चालू होने के बाद में फिर ये सूखने पे रखते हैं, सुखाते हैं, तो उसके बाद में इसकी बॉडी बनाना पड़ता है। बॉडी बना के बाद में इसका कपड़े का हर पपेट जो है वो 5 से 10 दिन तक ले लेते एक पपेट को बनाने में। और कभी कभार तो ये होता है आलम, कठपुतली बनाने के बाद भी उसे फिर से तोड़ना पड़ता है, अगर उसके जक्शर या रिएक्शन सही नहीं है तो पेंटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में इसको बनाना है किस हिसाब से, इसमें थोड़ा हार्ड काम होता है। उसके बाद में जैसे वर्क वाला बनाता है तो ये पूरा वर्क वाले बनते हैं। हाथ बनाने के बाद में इसको कंप्लीट किया जाता है और थोड़ा बहुत हल्का सा मूवमेंट भी करते हैं। ये हमारी राजस्थानी पपेट्स हैं। मेरा गोल्डन पीरियड तब शुरू हुआ था जब मैंने वर्कशॉप करना शुरू किया था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी स्कूल नहीं गया, बिल्कुल ज़ीरो। उनमें मुझे एक फ़ायदा हुआ कि कुछ तो ज़बान साफ़ हुई, दूसरा मेरे जो सिखाने का ढंग था उसमें इंग्लिश भी थी और मेरी बॉडी लैंग्वेज भी थी। तो कुछ तो बॉडी लैंग्वेज, कुछ मेरी भाषा, वो सारी चीज़ें मिलके मैं वो काम करने लगा। और उसके बाद मेरे
कुछ बाहर के टूर्स बनने लगे। एक अचूमा सा था कि भैया ये आप जो पपेट शो करते हैं, हर बार अखबार में लिखा आता था, बाहर के अखबारों, कि भाई आप जो ये पपेट शो करते हैं, हम इतने ठंडे इलाके में रहते हैं, लेकिन आपका शो जब देखते हैं ना, तो हम इतने वार्म हो जाते हैं कि हम चेयर से भी 3 इंच ऊपर रहते। तो मज़ा आता था कि भाई हम कुछ भी करें, चाहे अपनी राजस्थानी भाषा में भी करें, लेकिन अगर विजुअल देखने वाली चीज़ अगर वो क्लियर होती है बंदे को, तो उसका फ़ायदा है, नहीं तो नहीं। क्योंकि पपेट बहुत मुश्किल है बॉस, बहुत ही। आप थिएटर कर सकते हो बहुत इजीली, आप एक्टर बन सकते हो बहुत इजीली। आप पूरी दुनिया भूल के अपनी आत्मा, अपना सोल, अपनी सोच, अपना ब्रेन सारा कठपुतली में डालना पड़ता है, तब जाके कठपुतली में जान आती है। ये हमारा ख़ानदानी काम है। जब से शादी हुई है, जब से 1 साल बाद चालू कर दिया मैंने काम। और अब तो पूरा घर का खर्चा हम करते हैं, पूरा काम हम ही करते हैं। सास ससुर बुढ़े हो गए, तो यहाँ पे कुछ हो जाता है तो गत्ता बच्चा तो रहते हैं। वो सुबह को आते हैं, रात को जाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी। यहाँ आते सब हमारे बच्चों का पेट भर। और ये आँखों से ना थोड़ा कम दिखने लगा, सूझ आगे से। काम बहुत है भी है, हाथों में दर्द हो जाता है सूखने से। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है थोड़ा सा कि भाई हम अपने आर्ट को कायम रखने के लिए हर बच्चे को थोड़ा सा मौका देते हैं कि भैया फ्रीडम तो है तुम्हें, आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो, लेकिन अपना कल्चर, अपनी मातृभाषा और अपने आर्ट को कमी बन, तो वो सीखना तुम्हें ज़रूरी। तो वो तो बच्चा सीखता ही सीखता है, बाकी वो दूसरा कोई काम करे तो उसकी मर्जी। लेकिन काम जो होता है ये कठपुतली आर्ट के इर्द गिर्द ही रहता है, और कठपुतली में ही सारा आर्ट है। हम पहले रहते थे शादीपुर डिपो, कठपुतली कॉलोनी में। शादीपुर डिपो के बिल्कुल सामने है, पटेल नगर के पास। वहाँ पे पूरी हमारी कॉलोनी थी, झुग्गी झोपड़ी, तम्बू मकान, पक्के मकान, कच्चे मकान, वो इस तरह से बने हुए थे सारा। और हम सब वही रहते थे, 5,500 फैमिली थी ना। एक दफ़ा 2014 में हमें कुछ लोगों को शिफ्ट किया था यहीं पे 2000, और उसके बाद 2016 में हम सारे लोग यहाँ आ गए। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2 साल में हम आपके फ्लैट बना के दे देंगे, लेकिन आज हमें यहाँ जो 2016 में आए थे उनको 8 साल हो गए हैं, और जो 14 में आए हैं उन्हें 12-13 साल हो गए हैं। वेस्टर्न बंदा अगर गिटार लेके आ जाता है नई सड़क के ऊपर, चाहे वो पागल ही हो, अगर वो खड़ा होकर बजाने लगेगा तो पूरी दिल्ली इकट्ठी हो जाएगी। तो ये आलम आप लोगों की वजह से है कि हमारा जो आवाम जो है बहुत बदल गया है, क्योंकि आवाम में वो दिलचस्पी नहीं रही कि हम अपने फोक आर्ट्स को जिंदा रखें और उसे कायम रखें, क्योंकि जब हमें ऑडियंस नहीं मिलेगी तो हम किसे दिखाएंगे। हमें खुद को 40 साल हो गए बना कर, 40 साल से बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ, मेरी मिसेस बना रही है, और बच्चे भी बनाते हैं। फैमिली में यही काम है वो। ये जितने भी आर्ट है, फोक आर्ट जितने भी है, ये आपके हिंदुस्तान की बदौर है, और वाकई आप ही लोगों ने ये ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख के थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगे तो आपकी ज़बान पे एक चीज़ आ रही है, डाइंग आर्ट। किसी भी आर्ट को आप उठाते हैं तो ये डाइंग आर्ट है, डाइंग आर्ट है। तो आर्ट कभी नहीं मरता है, आवाम मर जाती है।
जिसके दादा परदादा ने देखा होगा कठपुतली का शो या दूसरा कोई फोक आइटम, उसके आज पोते पड़पोते भी देख रहे हैं। तो अगर इन्हें इन आर्टों को बचाना है तो इनके लिए एक सीधा सा रास्ता है, प्लेटफॉर्म की जरूरत। आप जहां भी टूरिस्ट एरिया है वहां प्लेटफॉर्म बना दीजिए और इन्हें फ्रीडम दे दीजिए। तो ये आप लोगों के हाथ में, आवाम के हाथ में। जिस दिन आवाम ने ठान लिया कि भैया हम अपना जो ट्रेडिशनल हमारी जो सभ्यता है उसे कायम रखना है, कि भैया वो जिंदा रहे और वो वहाँ तक जिंदा रहे जहाँ तक हमारे पूर्वज तो चले गए, हम में से भी कोई चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कायम रहना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर। तब देखो आपकी धरोहर कहाँ से कहाँ रंग बदलती है। महल वाले हमारे को कुछ भी नहीं देते। आप जैसे लोग आते हैं जो हमारा घर चलता है, जो भी अपनी खुशी से। कठपुतली जिसे कहते हैं, वो कट माने तो काट होता है, लकड़ी जिसे कहते हैं, बहुत स्पेशल है। पुतली जो होती है वो ये आपके आंख में जो ब्लैक डॉट जो होता है ना, ऐसे पुतली के, पुतली को काट के साथ जोड़ के कठपुतली बनाए। तो मेरी इन चीजों से जो सोच बनी है वो ये है कि जब ये आइस पैदा हुई होगी तभी पपेट पैदा हुआ। हर चीज जो है वो बनाई गई है, बना बनाया कुछ नहीं लिया। हम भी बने हुए हैं, हमें भी किसी ने बनाया तभी हम पैदा हुए, बड़े हो रहे हैं। पहले इतने से होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, तो वही हाल हमारा। और दूसरा, अगर सही मायने में सोचा जाए तो अभी भी हम जाए जितना साइंस में चले जाए, कहीं भी चले जाए, हमें भी कोई चलाता है, कोई है जो हमें चलाता है हर चीज के अंदर, मेरा मानना ये। और वही तरीका है हमारे पपेट का, कठपुतली का, जो हमें कोई चलाता है, हम कठपुतली को चलाते हैं। लेकिन आजकल हमें सरकारें चला रही है। खम्बागरी